Hello and welcome back to my channel, William Wordsworth. Okay, so today we will discuss about William Wordsworth की कुछ poems और उनके subtitle के बारे में. Okay, so first of all, William Wordsworth intro 1717 to 1850 तक उनका time period माना जाता है. Okay, ये एक British poet थे जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में कोकरमाउ, कम्बरलैंड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट हुआ था. इन्हें लेक पॉइट्स के नाम से भी जाना जाता है. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट सर्दी केम टू बी नोन एज द लेक पॉइट्स. ओके, इनका जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. उन्होंने अपनी जो स्टडीज हैं यानी कि अपनी जो एजुकेशन है जारी रखी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. उन्होंने ही मेड हिज डेब्यू. डेब्यू क्या होता है कि अपनी शुरुआत करना, किसी वर्क की शुरुआत करना. तो उन्होंने अपना जो वर्क एज अ राइटर शुरुआत की थी 1787 में की. ठीक है, और तब उनके जो सोनेट हैं वो यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश होते थे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हो जाते हैं. आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लेंगे. ओके, वर्ड्सवर्थ के नोट्स बनाते समय तो उनकी फेमस पोयम है. आज उनके यहाँ पर सबटाइटल्स और उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं और ध्यान से देख सकते हैं. ओके, एंड न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए. Subtitles of Wordsworth poem. First poem is The Solitary Reaper, The Highland Lass. इसका अदर टाइटल क्या है? अदर अगर इसका टाइटल सबटाइटल पूछा जाए द हाईलैंड लैस. ओके, ये जो सॉलिटरी रीपर है ये एक लिरिक पोयम है जो कि 1807 में पब्लिश हुई थी. ये बैलेड की फॉर्म में है. ये पोयम इंस्पायर्ड है खुद वर्ड्सवर्थ से एंड उनकी सिस्टर डोरॉथी से, जो कि स्टेटहायर नाम के गांव में रह रहे थे स्कॉटलैंड में इन 1803. यानी कि जब उन्होंने ये लिखी 1803, जब वो स्ट्रेटहायर नाम के गांव में डोरॉथी के साथ, अपनी सिस्टर डोरॉथी के साथ रह रहे थे. और ये पब्लिश हुई थी 1807 में. किसमें? जो पोयम इन 2 वॉल्यूम्स इनकी सीरीज है उस सीरीज में ये पब्लिश हुई थी. ओके, नेक्स्ट पोयम द लीच गैदरर, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा भी गया था. ठीक है, इसका अदर टाइटल क्या है? लीच गैदरर या रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. आइए इसके बारे में जानते हैं. ये भी एक लिरिक पोयम है जिसको 1802 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, कंपोज की थी और पब्लिश हुई थी 1807. पोयम इन 2 वॉल्यूम से. इस पोयम में 26 स्टेंजा है और वो 26 स्टेंजा रिटन इन मॉडिफाइड राइम रॉयल. ठीक है, राइम रॉयल में वो लिखे गए हैं. और वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है एनकाउंटर विद अ लीच गैदरर अपने घर के पास इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे और ध्यान रखिए. ओके, नेक्स्ट पोयम है द डेफोडिल्स, जिसका सबटाइटल आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है. ये जो पोयम है ये भी एक लिरिक पोयम है. इसको 1804 में वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, जो कि 1807 में पब्लिश हुई थी. ये उनकी मोस्ट पॉपुलर पोयम में से एक मानी जाती है, जो कि इंस्पायर्ड है बाय अ फॉरेस्ट काउंटर से. ओके, तो 15 अप्रैल 1802 में उन्होंने इसमें खुद को इंक्लूड करते हुए और अपनी सिस्टर डोरॉथी को इंक्लूड करते हुए इस पोयम को डिस्क्राइब किया है. और डेफोडिल्स की लॉन्ग बेल्ट को उन्होंने इस पोयम में डिस्क्राइब किया है. अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स, आपने सुना होगा ना, 10,000 एट अ ग्लांस. तो ये जो लाइन है, इस तरह की जो लाइन है उसमें डेफोडिल्स को अ लॉन्ग बेल्ट से उन्होंने दिखाया है. नेक्स्ट पोयम की बात करें, मिल्टन, लंदन 1802. ये इसका सबटाइटल है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, ये जो पोयम है ये उन्होंने इंग्लिश पीपल पर लिखी थी और इसमें उन्होंने मिल्टन को भी याद किया था, मिल्टन के बारे में भी लिखी थी. 1802 में ये पोयम आई थी. ठीक है, इंग्लिश पीपल को उन्होंने इसमें कास्टिगेट किया था. उन्होंने इंग्लिश पीपल को और जॉन मिल्टन को स्टेगनेंट, सेल्फिश एंड यूलोजाइज बताया था. ठीक है, यानी कि आलसी, स्टेगनेंट मीन्स आलसी, सेल्फिश स्वार्थी, और यूलोजाइज यानी कि उन्होंने यहाँ पर उनकी
बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। यूलोजाइज होता है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, ठीक है। तो यूलोजाइज होता है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। यूलोजाइज 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। उनकी और ये जो पोयम है ये 1802 में कंपोज हुई थी। 1807 के जो 2 वॉल्यूम्स में पोयम आई थी उसमें इसको पब्लिश किया गया था। एलेजिएक कैसेंड्रास, जिसका सब टाइटल है पील कासल और नेचर एंड पोएट, ठीक है, ये इसके सब टाइटल्स हैं। तो ये जो पोयम है ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है। इसको ओरिजिनली पोयम्स इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश कराया गया था। इस पिक्चर में, इस पोयम में पील कासल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमाउंट, जॉर्ज बियोमाउंट का जो एक तूफान पर चित्रित एक पिक्चर है, इस पोयम में एलेजिएक स्ट्रेंजा में उसको सजेस्ट किया गया था। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो एलेजिएक स्ट्रेंजा है ये किस पर आधारित है या किसके जो पेंटेड है स्टॉर्म वो किस पर है। तो सर जॉर्ज बियोमाउंट हमारा आंसर होगा। ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है द रेनबो। रेनबो का सब टाइटल माई हार्ट लीप्स अप। ये जो पोयम है 26 मार्च 1802 में लिखी गई थी और जिसको 1807 में पब्लिश कराया गया था। इन दिस पोयम जो वर्ड्सवर्थ है वो डव कॉटेज ग्रासमर में अपनी सिस्टर डॉरोथी के साथ रह रहे थे। इसमें एक फेमस फ्रेज दी गई है, नेचुरल पाइटी, ठीक है, जो जिसका मतलब है टू एक्सप्रेस द बॉन्ड, कि एक बॉन्ड को एक्सप्रेस करना। और वो उसमें विश करते हैं टू मेंटेन विद हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड को जो इच्छाएं हैं उनको बनाए रखने की वो विशेस करते हैं। तो उन्होंने इस पोयम में द रेनबो माई हार्ट लीप्स अप में ये फ्रेज दी थी। लेकिन ये जो फ्रेज है इसको क्रिटिसाइज किया था विलियम ब्लेक ने, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विलियम ब्लेक ने इसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने वर्ड्सवर्थ की इस फ्रेज को डिसलाइक करते हुए ये माना था कि जो मैन है was naturally impious, वो अपवित्र होता है naturally and therefore Wordsworth phrase contradicted। और उन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ की ये जो फ्रेज है उनकी इस पोयम को अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्टेड करती है, यानी कि ये खुद का ही अपोज करती हुई दिखाई देती है। ओके, तो नेक्स्ट पोयम आती है साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन। ओके, ये जो पोयम है ये लिरिकल बैलेट्स की 8th पोयम है जो 1798 का एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, जिसमें टोटल 23 पोयम्स थी जिसमें से 19 पोयम वर्ड्सवर्थ की और 4 पोयम्स कॉलरिज की थी। ओके, तो ये जो पोयम है ये आती है लिरिकल बैलेट्स की 1798 के एडिशन में। साइमन ली जो कि एक ओल्ड हंट्समैन है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ राइमिंग लिरिकल पोयम। ये भी एक राइमिंग लिरिकल पोयम है जो एक स्पेसिफिक पर्सन की स्टोरी के बारे में बताती है। हालांकि जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर इन मैनी ट्रेडिशनल बैलेट्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशनल बैलेट से रिलेटेड हैं। इधर वाइब्रेंट एक्शन हीरोज और रोमांटिक प्रोटैगनिस्ट भी इसमें रोमांटिक प्रोटैगनिस्ट का भी इसमें वो जिक्र करते हैं। मीन्स जो कैरेक्टर्स का उन्होंने जिक्र किया है वो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को इन्होंने बताया है, यानी कि जैसे वाइब्रेंट एक्शन हीरोज और रोमांटिक प्रोटैगनिस्ट। एंड साइमन ली खुद once was tall, जो कि बहुत ज्यादा लंबे थे, एंड वर्कड एज अ हंट्समैन, मीन्स जो बहुत ज्यादा बहादुर थे और एक शिकारी के रूप में काम करते थे। जो राइटर हैं यानी कि स्पीकर चूजेस टू डिस्क्राइब, उन्होंने साइमन ली को यहाँ पर चूज किया, ही इज ओल्ड एंड डिक्रिप्ट, जो कि खुद, जिनकी खुद की सिचुएशन बहुत ज्यादा बूढ़ी और जर्जर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है अपनी जो उनकी क्वालिटीज है उनको वो दिखाते रहते हैं, उनको यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो स्पीकर है यानी कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहना चाह रहे हैं, वो क्लियरली रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं साइमन ली के प्रति, और वो उनकी प्रशंसा करते हुए उनके काम की एथिक एम्फेसाइजिंग और जोर डालते हैं कि जो साइमन ली है वो फिजिकली इनकैपेबल होते हुए भी खुद से अपेक्षा रखते हैं सब कुछ करने का, नेवर स्टॉप्स वर्किंग एंड कंटिन्यूअली रिमेन सो फुल ऑफ ग्ली। और वो पूरे एंजॉय के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, है ना, पूरे जोश के साथ वो
अपना काम करना चाहते हैं। तो ये वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर इसमें साइमन ली की प्रशंसा की है, उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए उनके बारे में लिखा है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पोयम है द रूट द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ओके, रूथ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। रूथ का मीन्स होता है पिटी, सॉरो, ग्रीफ एंड कैलेमिटी, यानी कि दया, दुख, है ना, एंड कैलेमिटी, कैलेमिटी यानी कि घोर विपत्ति, जब कोई परेशानी आ जाए, जैसे आप तभी आप कभी कभी बोल सकते हो, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने रूथ का मतलब ही इस उससे है, तो आप समझ गए होंगे कि जो ये पोयम है इसकी टोन इज गोइंग टू बी मेलनकोलिक, मेलनकोलिक होने वाली है। ओके, तो ये पोयम सिग्निफाइज करती है कंपेनियनशिप को। इस पोयम में टोटल 43 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा 6 लाइंस का है। ओके, तो रुथ में एक फेमिनिस्ट पोयम इसको कंसिडर किया जाता है। बेसिकली ये एक नेम है गर्ल का, रुथ, जो कि एक चाइल्ड है। जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, उसके जो फादर हैं वो किसी दूसरी वुमेन से शादी कर लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। इसी कारण से वो अपना घर छोड़ देती है, शी लेफ्ट हर होम और स्टार्टेड लिविंग इन नेचर, और नेचर की गोद में वो रहना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पोयम आती है द प्रील्यूड, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम में से एक है। ऑटोबायोग्राफिकल इस पोयम को कहा जाता है, ठीक है, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में आई थी बाय इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोयम में इंट्रो, ये जो पोयम है ये हमारा इंट्रो कराती है। बहुत ज्यादा फिलोसफिकल पोयम है ये। एक पोयम उन्होंने लिखी थी, इसके एक पार्ट था रेक्ल्यूज, ठीक है, जिसको वर्ड्सवर्थ कभी फिनिश नहीं कर पाए। अब ये जो प्रिल्यूड है ये एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क है, यानी कि ये माना जाता है कि इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो डिटेल्स हैं उनको रिवील किया है, यानी कि ये वर्ड्सवर्थ पर ही आधारित मानी जाती है। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को 1798 में शुरू किया था, जब वो 28 इयर्स के थे, और इन्होंने इस वर्क को अपनी पूरे जीवन पर्यंत जारी रखा। ठीक है, उन्होंने कभी भी इस पोयम को कोई टाइटल नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन इस पोयम को जब तक टाइटल भी इसका फिक्स्ड नहीं था, कोई टाइटल इसका फिक्स नहीं था, तो इस पोयम को पोयम टू कॉलरिज माना जाता था, यानी कि ऐसे कहा जाता था पोयम टू कॉलरिज, जिसमें जो उनके लेटर्स थे उनकी जो डॉरोथी, उनकी सिस्टर डॉरोथी वर्ड्सवर्थ के, उन पर भी आधारित थे। ठीक है, पोयम वाज अननोन, ये मतलब अननोन पोयम थी, ये इसको पब्लिक नहीं किया गया था जब तक कि इसका फाइनल वर्जन पब्लिश, अब इसका फाइनल वर्जन नहीं आया था। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 महीने बाद इसको पब्लिश कराया गया इन 1850, जिसको उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो विडो वाइफ थी मैरी, उन्होंने पब्लिश करवाया था, जो प्रेजेंट टाइटल है, यानी कि द प्रील्यूड, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड के नाम से उन्होंने इसको पब्लिश कराया था वर्ड्सवर्थ की जो डेथ के 3 महीने बाद। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि पॉस्ट्यूमसली ये पब्लिश कराई गई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पॉस्ट्यूमसली जो वर्ड्सवर्थ का फेमस वर्क है उसका नाम है ना, और ये दे देंगे, तो ये द प्रील्यूड उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे तो ये 1805 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसको 1850 में उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ ने ही पब्लिश कराया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड है उसके बारे में, इन्हें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जो इसमें इस पोयम के 3 वर्जन आए थे। फर्स्ट 1799 में प्रिल्यूड, जिसके 2 पार्ट्स थे, ठीक है, 1798 1799 में उनको 2 पार्ट्स को लिखा गया था, कंटेनिंग द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ द लेटर पोयम। ठीक है, इसमें जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो बाद की पोयम में रखे गए थे। 1805 में जो प्रिल्यूड आई थी, विच वॉज फाउंड एंड प्रिंटेड बाय अर्नेस्ट डे सेलिनकॉर्ट, ठीक है, जिसको इन्होंने अर्नेस्ट डे सेलिनकॉर्ट ने 1805 वाले पार्ट को इन्होंने प्रिंट कराया था 1926 में, जो कि 13 बुक्स में थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि अगर पर्टिकुलर ये देके पूछ लिया जाए कि जो अर्नेस्ट डे सेलिनकॉर्ट थे वो उन्होंने प्रेल्यूड के कितने पार्ट्स को प्रिंट कराया था, 13 बुक्स में ये उस टाइम आई थी 1926 में, जब उन्होंने इसको पब्लिश कराया था।
नेक्स्ट 1850 प्रील्यूड जो है वो शॉर्टली आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, जो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, वो 14 बुक्स में आई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। लूसी ग्रे, अदर टाइटल सॉलिट्यूड। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम में से है। लूसी ग्रे एक पोएम है, इसको हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं। रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1799, और ये जो है लिरिकल बैलेट के एडिशन में पब्लिश कराई गई पोएम है। इसमें पोएट डिस्क्राइब करते हैं एक यंग गर्ल की डेथ के बारे में, जिसका नाम लूसी ग्रे था, और जो एक शाम तूफान में बाहर चली गई थी। ठीक है, उसकी डेथ के बारे में वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है। ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1800 में। नेक्स्ट पोएम जो आती है, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। इसका जो सब टाइटल है वो है एजुकेशन ऑफ नेचर। ओके, तो ये जो पोएम है ये 1798 में कंपोज की थी, और लिरिकल बैलेट की कलेक्शन 1798 में कंपोज की गई थी, और लिरिकल बैलेट की जो कलेक्शन आया था उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। इस पोएम में लूसी, एक जो चाइल्ड है, वो नेचर की गोद में रहता है, लैप ऑफ नेचर, कंप्लीटली फॉर 3 years, और अपने 3 साल कंप्लीट करती है। नेचर गाइड्स हर वेरी वेल, नेचर उसको अच्छे से गाइड करती है अपने एटमॉस्फेयर में। लूसी बहुत ज्यादा हैप्पी है नेचर की कंपनी में, और जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, मीन्स लूसी को वहां पर बहुत ज्यादा खुश दिखाया गया है। वो वहां पर बहुत सारी चीजों को सीखती है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लांट्स, ग्रास, लीव्स, क्लाउड्स एंड इवन स्टॉर्म्स। ओके, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स का और नेचुरल जो थिंग्स हैं उनका इस पोएम में जिक्र किया गया है। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, यानी कि वो नेचर की गोद में 3 साल अपने पूरे करती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट पोएम से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आई होप आपको की सब क्लियर हुए होंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए न्यू अपडेट्स पाने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।